हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 29 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक आपको पता ही है, एग्जाम इंजन पे रहता है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर डेली के करंट अफेयर की जो आंसर की के साथ पीडीएफ है वो अपलोडेड रहती है। साथ में इतना ही नहीं, डेली के करंट अफेयर न्यूज के साथ जो भी स्टैटिक जीके के कीवर्ड्स होते हैं वो सब भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाते हैं। तो इसको आप डेली फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर लिया करिए। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इसमें 50-50 रहा आप लोगों का जवाब। करीब करीब मैंने देखा कमेंट सेक्शन में कि 50% लोगों ने सही जवाब दिया है और 50% ने जवाब सही नहीं दिया है। इसका सही आंसर है, ये परम सीरीज का 8000 मॉडल था। 80s में इसको लॉन्च किया गया था और यही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको परम 8000 के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि परम 8000 जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये कौन से तरीके का कंप्यूटर था। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा टाइप होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब यह है कि जो कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है या प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनको स्पेशली डेडिकेटेड पर्टिकुलर फील्ड के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी कैड के द्वारा कई सारे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो कि वेदर फोरकास्ट करते हैं, मतलब मौसम की जानकारी देते हैं। कुछ ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जो कि डिफेंस के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे बहुत जल्द। तो ये है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। इन्होंने अनाउंसमेंट किया 25 दिसंबर के दिन, क्योंकि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे तो मनाया ही गया और इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? तो आपको ध्यान रखना है, इस बार 98th एनिवर्सरी मनाई गई, 98वीं एनिवर्सरी। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है क्या, सिरौल बोलते हैं इसको, सिरौल। वहां पर इनके नाम पर एक शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने 1998 से लेकर साल 2004 तक प्रधानमंत्री पद के लिए सर्व किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा जेल है जिसको फसई की तरफ से ईट राइट कैंपस डिक्लेयर किया गया है? देखिए, फसई जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे भारत भर में खाने से जुड़े हुए मानकों को मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो कि इस बात का ध्यान रखती है कि जो फूड क्वालिटी है वो पब्लिक प्लेसेस में बेहतर दी जा रही है या नहीं, हाइजेनिक फूड दिया जाना चाहिए। तो इसके तहत इन्होंने अभी हाल ही में, ये है बुलंदशहर जेल उत्तर प्रदेश का, जिसको ईट राइट कैंपस का टैग दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बुलंदशहर का जो जेल है, यहाँ पर जो कैदी हैं उनको बेहतर खाना दिया जाता है और हाइजीनिक दिया जाता है खाना। फसाई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और फसाई के इस टाइम पे चेयरपर्सन है राजेश भूषण। कौन है? राजेश भूषण। और अभी कुछ टाइम पहले एक जेल न्यूज में था। आपको पता है कौन सा जेल न्यूज में था? मैं बताता हूँ। ये है आपका यरवदा जेल, महाराष्ट्र का। यह अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में इस वजह से था कि इस जेल के अंदर कैदियों को लोन की फैसिलिटी दी गई थी। यहाँ पर प्रत्येक कैदी 50,000 रुपए तक का लोन ले सकता है। ये ऐसे कैदी जो कि अपने घर में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जेल आने से पहले जो कि कमाने का कार्य करते थे। तो अगर उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है तो 50,000 का उनको लोन फैसिलिटी दिया जाएगा और वो जेल में जो भी कार्य करते हैं उससे जो पैसा उनका जो बनता है वो इस लोन में पेमेंट की तरह, ईएमआई की तरह जाता रहेगा। अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर डोमेन्स के लिए पूरे भारत भर से कितने स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है? मतलब कहने का आप ये समझ लो कि भारत सरकार ये चाहती है कि हेल्थ केयर सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कुछ नए स्टार्टअप्स को लेकर आए और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए और वो आगे इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करें। तो भारत सरकार ने
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टोटल 15 स्टार्टअप्स को चुना है पूरे भारत से। ये 15 स्टार्टअप्स आगे आएंगे और कुछ को हेल्थ केयर सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कुछ को एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जो भी बेहतर कार्य करेगा उसके लिए साल में एक रिवॉर्ड प्राइज भी रखा गया है। 10 लाख रुपए की धनराशि उस स्टार्टअप को दी जाएगी। और इसके लिए जो ये योजना है, आपको ध्यान रखना है, ये निधि योजना के तहत इन स्टार्टअप को जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लोसर फेस्टिवल कौन से यूटी या राज्य में मनाया गया है? तो लोसर वैसे जम्मू कश्मीर का है, लेकिन जब तक ये राज्य हुआ करता था, बट अब जम्मू कश्मीर अलग है, यूटी और लद्दाख अलग है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये लद्दाख में मनाया जाता है और ये लद्दाख का एक तरीके से न्यू ईयर है। तो 24 दिसंबर को लद्दाख का न्यू ईयर मनाया गया लोसर के रूप में। लोसर एक तरीके का एक ऐसा त्योहार है जहां पर वहां के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मठ हैं, उन सभी में दिए जलाए जाते हैं। एक तरीके से उन्हें प्रज्वलित किया जाता है, एनलाइटन किया जाता है। और इतना ही नहीं, संस्कृति से जुड़े हुए कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जो कि लद्दाख की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़े ही धूमधाम से हर साल लोसर महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में इस टाइम पे गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, और जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। लद्दाख के और भी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर एक है गलदन फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या बोलते हैं? गलदन त्योहार। एक त्योहार है, इसको बोलते हैं दिस्कित दिस्कित फेस्टिवल। इसी तरीके से लद्दाख के फोक डांस भी आपसे पूछ देता है। एक यहाँ का काफी फेमस है, इसको बोलते हैं लामास लामास नाच। एक है, इसको बोलते हैं छम नाच, ये भी यहाँ पर चलता है। एक सो नाच है, सो। एक नाच है जिसको बोलते हैं सौदूल सौदूल। ये सारे फोक डांस है लद्दाख के जो कि चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक टाउन है जिसका नाम है धर्मदम। ये अभी हाल ही में पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुका है। तो आपको बताना है जो धर्मधाम है ये कौन से राज्य में है? तो ये दरअसल केरल का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या आप बोल सकते हो एक जगह है केरल की, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं धर्मदम। ये पूरे केरल के अंदर इकलौती ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी और इवन पूरे भारत में पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है जो कि कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यह है कि यहाँ पर हर एक वार्ड के अंदर एक लाइब्रेरी खोली गई है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 138 वार्ड है और पहले फर्स्ट फेज तक 63 वार्ड में लाइब्रेरी खोली गई थी। अब सेकेंड फेज भी इसका स्टार्ट हो गया है। हर एक वार्ड के अंदर, मतलब टोटल 138 वार्ड के अंदर धर्मदम में हर जगह पर लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। ये ऐसे लोगों के लिए खोली जा रही हैं, ऐसे बच्चे जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे परिवारों से, तो वो इस लाइब्रेरी का फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वृद्ध होते हैं जिनके पास पेंशन योजना नहीं है और उन्हें किताबें पढ़नी है, तो वो भी यहाँ पर अपना समय गुजार सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। और उड़ीसा में इस टाइम पे नवीन पटनायक की सरकार है, महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल है मुख्यमंत्री, और केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। केरल में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। आपको पता है हमारे जितने भी क्लासिकल डांस हैं, आठ में से 2 क्लासिकल डांस तो केरल के ही हैं। तो ये कौन कौन से? एक यहाँ का कथकली है, कथकली, और दूसरा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। अगर मैं आपसे कहूँ कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। और एक है क्लासिकल डांस जिसको बोलते हैं कथक। कथक अलग है, कथकली अलग है। तो कथकली तो हो गया केरल का, कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर कथक चलता है। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनको तो आप जानते ही हैं, ये यूथ अफेयर्स मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इनके द्वारा अभी हाल ही में भारत के कौन से राज्य में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना करी गई है? तो इन्होंने शुभारंभ किया है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? उडुपी, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भारत सरकार ने यहाँ पर जताए, जैसा कि 2014 से पहले तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक जो खेल का बजट था ये 554 करोड़ रुपए हुआ करता था। अभी आज की डेट में जो खेल का बजट है वो सरकार ने 3100 करोड़ रुपए बनाया हुआ है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इसमें 4 गुने की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं,
जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट है, इसके लिए अगले 5 सालों के लिए केंद्र सरकार ने 3,136 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। और खेलो इंडिया की वजह से पिछले 4 सालों में आपने देखा है कि किस तरीके से नए नए नाम बाहर निकल के आए हैं, जैसे कि स्टार खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन, हिमा दास हो गई, ये बड़े बड़े नाम, ये सब बाहर निकल के आए हैं खेलो इंडिया के ही तहत। आरिफ खान हो गए, ये सब खेलो इंडिया की ही देन है। तो भारत सरकार लगातार खेल को प्रमोट कर रही है। इससे हमें यह पता लगता है कि केवल एक ही तरीके का हुनर नहीं है हमारे पास कि डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, सरकारी नौकरियों में चले जाना या पत्रकार बन जाना। हम खेल में भी अपना जौहर दिखा सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम में आपने देखा भी कि भारत ने पैरालंपिक्स हो, ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, कहीं पर भी बहुत सारे मेडल्स जीते हुए हैं और नए नामों के साथ जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बैंक जिसमें से एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक और तीसरा है एक्सिस बैंक, तीनों बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं अपना रुपे क्रेडिट कार्ड, जो कि एक यूपीआई इंटरफेस होगा। तो ये कौन सी डेट से इसको लॉन्च कर रहे हैं? तो ये तीनों बैंक मार्च 2023 से अपने अपने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर देंगे। और इसका सीधा सा फायदा आपको डेली यूज्ड यूपीआई गेटवेज में मिलेगा। मतलब अगर आप एसबीआई यूजर हैं तो आप एसबीआई का यूपीआई यूज कर पाएंगे, आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक के हैं तो आप अपना खुद का यूपीआई यूज कर पाएंगे, ना कि आपको गूगल पे या पेटीएम पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये बैंक चाहते हैं कि हमारा खुद का यूपीआई हो। अभी कुछ टाइम पहले एक्सिस बैंक न्यूज में था। आपको ध्यान रखना है, 2021 में एक्सिस बैंक को बेस्ट एप्लीकेशन इंटरफेस का अवार्ड मिला था। मतलब 2021 में एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक रहा जिसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे यूजर फ्रेंडली रहा, सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली रहा, लोगों ने उसकी काफी सराहना करी। बाकी एसबीआई के अभी नए एमडी अपॉइंट किए गए हैं कुछ टाइम पहले, ये हैं आलोक कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इन्होंने अभी ये प्रिडिक्शन दिया है कि भारत दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी कौन से वर्ष तक। तो इन्होंने प्रिडिक्शन दिया है कि आने वाले 2037 में भारत पूरे दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इस टाइम पे भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में। हम $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और भारत सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहती है। कब तक? हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 2025 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। एक और प्रिडिक्शन इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि जो भारत का जीडीपी है ये एनुअली 6.4% तक अभी ग्रोथ कर रहा था, अब ये बढ़ के 6.5% भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में एक चीज और बताई गई है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, मतलब भारत वाला रीजन या दक्षिणी एशिया वाला रीजन या प्रशांत महासागर के आसपास लगने वाले जितने एशियन कंट्रीज हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनकी ग्रोथ घट रही है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक एजेंसी है जिसका नाम है टेस्ट एटलस। इनके द्वारा एक ग्लोबल लिस्ट जारी करी गई है बेस्ट क्यूजिन्स की 2022 की, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी। बेस्ट क्यूजिन्स का मतलब पूरे दुनिया में ये कौन से देश हैं जहां पर सबसे बेहतर व्यंजन परोसे जाते हैं। तो इसमें भारत ने 5वीं रैंक सिक्योर करी है। आप यहां पर भी देख सकते हैं भारत ने 5वीं रैंक सिक्योर करी है। और ये निर्धारित कैसे किया गया? तो इसके लिए ऑनलाइन वोटिंग कराई गई और वोटिंग के आधार पर पाया गया कि दुनिया में लोग ये जानते हैं कि भारत 5वें नंबर पे सबसे बेहतर व्यंजन परोसता है। और इन व्यंजनों में बहुत सारे चीज़ों का नाम भी लिया गया, जैसे कि घी हो गया, मलाई हो गई, और भारत का अपना एक मक्खन है सफ़ेद मक्खन जिसको नोनी मक्खन बोलते हैं, गरम मसाला हो गया, कीमा हो गया, बिरयानी हो गई, समोसे हो गए। ये सारी चीज़ें जो कि भारत के अंदर स्पेशली परोसी जाती हैं और तरह तरह से परोसी जाती हैं। इसके अलावा इटली ने यहाँ पे टॉप किया है, 2nd नंबर पे ग्रीस रहा, तीसरे नंबर पे स्पेन रहा। अगर अमेरिका की बात करें तो 8वें नंबर पे है और चाइना की बात करें तो 11वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसको दिया? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है स्वाति सिंह और ये साइकिलिस्ट हैं। ठीक है, ये साइकिल चलाती हैं। तो ये जो एकलव्य पुरस्कार है ये हर साल यंग स्पोर्ट्स प्रतिभावानों को दिया जाता है। मतलब ऐसे खिलाड़ी जो कि बिल्कुल अभी अभी नए हैं खेल में
और कहीं ना कहीं बहुत बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है हर साल। इसके साथ कितने की धनराशि दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। माफी चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनका नाम है बेथ मीड। क्या नाम है? बेथ मीड। ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। तो इंग्लैंड की फुटबॉलर बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया और इन्होंने बेन स्टोक्स हो गए और रूनी ओ सुलिवन हो गए, ऐसे स्टार खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए यह अवार्ड जीता है। एनएचएआई को तो आप जानते ही हो, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नए चेयरपर्सन अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरपर्सन अब होंगे संतोष कुमार यादव। अभी 2 दिन पहले ही इनको अपॉइंट कर दिया गया है एनएचएआई में। अब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कमान संभालेंगे और इन्होंने जगह ली है किसकी? अलका उपाध्याय की। अलका उपाध्याय को ये सक्सीड कर रहे हैं। एनएचएआई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और अब से चेयरपर्सन संतोष कुमार यादव होंगे। संतोष कुमार यादव एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और ये अभी इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के अंदर एलीट नेशनल विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में 6वें संस्करण में अभी हाल ही में किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये 2 खिलाड़ी हैं, एक तो है लवलीना बोर्गोहेन और दूसरी है निखत जरीन। दोनों ने ही इसमें गोल्ड जीता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर यह हो जाता है, लेकिन आप दोनों का नाम ध्यान रखना, पीडीएफ में मैंने इन दोनों के बारे में डिटेल दे दी है। वैसे अगर बताएं तो निखत जरीन तो आपको पता ही है, वर्ल्ड चैंपियन है। इन्होंने हराया है अनामिका को, अनामिका और इनके बीच में कांटे की टक्कर हुई। लेकिन जो लवलीना बोर्गोहेन ने, इन्होंने अरुंधति चौधरी को हराया है और बड़ी ही आसानी से इन्होंने हराया है 5-0 से। और लवलीना बोर्गोहेन जो है ये काफी टाइम से न्यूज में थी, आसाम से बिलोंग करती हैं और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल भारत के लिए जीता था। इतना ही नहीं, लवलीना बोर्गोहेन आसाम की पहली ऐसी बॉक्सर है जो कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करी और पहली बार में ही मेडल भी जीत कर लाई। बाकी निखत जरीन भी अपने आप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आपको बताना है जो अर्जुन पुरस्कार है जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके साथ कितनी धनराशि दी जाती है? 1, 2, 5, 10 या 15 लाख? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। और अच्छा होगा कि आप ये भी बताएं कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी। एग्जाम इंजन पर आप डेली के फ्री पीडीएफ तो डाउनलोड करते ही हैं, साथ में दिसंबर खत्म हो रहा है, अगर आपने नवंबर मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं अभी तक ली है तो आप उसे मैगजीन ले सकते हो और 1 जनवरी को आपकी दिसंबर मंथ की जो मैगजीन है मंथली वो भी आ जाएगी। बाकी कंप्यूटर का बैच कल स्टार्ट हो चुका है, आप इसे अवेल कर सकते हो। 31 दिसंबर तक इस बैच की रजिस्ट्रेशन विंडो खुली हुई है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।